नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भविष्य कोचिंग श्री गंगानगर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। ये जो क्लास है ये अपनी पाइथन की क्लास है और इससे पहले मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था कि पाइथन जो है उसके बारे में थोड़ी बात की थी और हमने लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में कुछ बात की थी। बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कि सर पहले पाइथन स्टार्ट कर दो, तो मैंने पाइथन के बारे में अगर बात करें तो आज अपनों ने स्टार्ट की है। ठीक है, सभी को नमस्कार, भावना, गुड इवनिंग। करें स्टार्ट। तो ये जो क्लास है ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगी और मैं आपको बता दूं, अगर कोई साथी यूट्यूब पे देख रहा है तो ये हमारा टीजीटी और पीजीटी के लिए क्लास है, टीयर 2 के लिए कंप्यूटर साइंस की क्लास है। हाँ जी शिवम, नमस्ते। चलिए अभी बात करते हैं। अब आपने अपने आंसर की चेक कर ली है, ठीक है, और बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज अपन बात करेंगे पाइथन के कुछ फीचर्स के बारे में और अपनी लैंग्वेज की ये क्लास नंबर कौन सी है दोस्तों? सेकंड नंबर क्लास है। शिवम आपका नाम भी ले लेंगे, क्यों नहीं लेंगे यार, ठीक है। क्लियर है बात यहां तक? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर इस पाइथन को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पर अपन पहले डिस्कस करते हैं और उसके बाद अपन बात करते हैं पाइथन पे। लास्ट क्लास की अगर कुछ बातें पर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी लैंग्वेज में आप सोर्स कोड को लिखते हैं तो मशीनी भाषा में उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें किसी ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है। ये ट्रांसलेटर अलग अलग है। हमारे पास ट्रांसलेटर की बात करें तो एक असेंबलर की बात करें, कंपाइलर की बात करें, इंटरप्रेटर की बात करें, तो ये सब हमारे पास क्या है? ट्रांसलेटर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड के अंदर बदलना, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलना। अब आपका पेपर जो है वो डिस्क्रिप्टिव भी है, तो कुछ पॉइंट ऐसे भी मैं साथ में लेकर चल रहा हूं जिससे अगर आपको ये लिखना हो कि कंपाइलर वर्सेज इंटरप्रेटर के बारे में लिखता हूं तो आप आसानी से उन चीजों को लिख सकते हैं जिससे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम उस क्वेश्चंस में मार्क्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो लास्ट क्लास को अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, को बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी एनरोल हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि पाइथन की एक पहली क्लास हो चुकी है जिसको आप आराम से रीड करिएगा इस क्लास के बाद। उसके बाद अपन बात करें तो हमने लास्ट क्लास में जो छोड़ा था कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या क्या डिफरेंसेज होता है, तो वहीं से आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे पास जो पार्ट है वो किसका है? पाइथन का है। पाइथन की अगर बात करें तो पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप की एक क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। क्लियर है यहाँ तक? तो अब अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो क्लास की पीडीएफ है हम आपको दो फॉर्मेट में प्रोवाइड कराऊंगा। एक फॉर्मेट में जिसमें मैं जो चीज़ समझा रहा हूं आपको वो रहेगा, और दूसरा जो फॉर्मेट रहेगा जिसके अंदर ये प्लेन जो हम लिख रहे हैं, ताकि किसी को नोट्स बनाना हो, रीडिंग करना हो, तो आप दोनों फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। पवन, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले अगर बात करें तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कौन कौन से लैंग्वेज ट्रांसलेटर लास्ट क्लास में अपन बात की थी? तो सबसे पहले हमने एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात की थी असेंबलर की, फिर हमने बात की थी कंपाइलर की, और फिर हमने बात की थी इंटरप्रेटर की, इंटरप्रेटर की बात की थी। कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में आप सब जानते हैं कि अगर बात करें कंपाइलर की तो हमारे पास कौन सा है? कंपाइलर जो है ये किसी भी प्रोग्राम को कंप्लीट ट्रांसलेट करता है। क्या करता है? कंप्लीट ट्रांसलेट करता है। और इंटरप्रेटर करता है, ये कैसे करता है? लाइन बाय लाइन करता है। सॉरी, कैसे करता है? लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले अगर कंपाइलर के बारे में बात करें तो कंपाइलर की जो वर्किंग होती है, जो हमारा एंटायर प्रोग्राम है उसको पहले क्या किया जाएगा? कंपाइल किया जाएगा। सबसे पहले कंपाइलर की अगर बात करें तो एंटायर प्रोग्राम को क्या किया जाएगा? कंपाइल किया जाएगा। कंपाइलर में एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी भी प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं और आपको लगता है कि आपके प्रोग्राम में 5, 7, 10 एरर्स है, तो लास्ट में आपको सारे के सारे एरर बता दिए जाते हैं लाइन नंबर के साथ में। लेकिन वही अगर इंटरप्रेटर से अगर आप काम करवाते हैं तो आपकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट होता है। अगर एरर नहीं है तो आपकी लाइन ट्रांसलेट होगी, अदरवाइज आपका जो इंटरप्रेटर है उस चीज को वहीं पर स्टॉप कर देता है। कंपाइलर कब स्टॉप करता है? जब पूरा प्रोग्राम ये एनालिसिस कर लेता है और उसके बाद ये बताता है कि आपका प्रोग्राम कंपाइल हुआ या नहीं हुआ। बट वहीं इंटरप्रेटर की बात करें तो आपकी लाइन बाय लाइन क्या होती है? चेकिंग होती है। और अगर कंपाइलर के बारे में कोई पूछे तो कंपाइलर में हमारे पास सीपीयू का ये जो यूटिलाइजेशन होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो क्या? कम रहता है। वहीं अगर कंपाइलर की बात करें तो हमारा मेमोरी जो स्पेस है
वो ज़्यादा रहता है और इंटरप्रेटर में क्या रहता है, कम रहता है। अगर बात करें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की बात करें तो कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कुछ ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे अगर पाइथन की बात करें तो पाइथन एक क्या है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी की बात करें, सी प्लस प्लस की बात करें तो एक कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। तो अब यहाँ पर एक सिंपल सवाल बनता है, अगर कोई मुझसे पूछे कि पाइथन हम स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहला अगर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन लिखना हो तो आप कौन से क्वेश्चंस की बात करेंगे? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कंपाइलर वर्सेज इंटरप्रेटर। कंपाइलर वर्सेज इंटरप्रेटर। अगर इंटरप्रेटर की बात करें, इंटरप्रेटर की अगर बात करें तो जब जब आप इंटरप्रेट करेंगे तो पूरा का पूरा कोड आपको इंटरप्रेट करना पड़ता है। बट कंपाइलर में अगर आपने एक बार कोड को क्या कर लिया, कंपाइल कर लिया, तो बार बार आपको कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर यहां तक बात? तो यहां पर जितने भी डिफरेंसेज मैंने आपके सामने बताए हैं, ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में क्या है, मेजर डिफरेंस है, जिससे आपके एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। जैसे अगर पुराने पेपर देखें तो उसके अकॉर्डिंग ये भी पूछा गया है कि फिजिकल मेमोरी वर्सेस लॉजिकल एड्रेस की बात करें या फिजिकल एड्रेस स्पेस की बात करें, ऐसे ही कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो भी मैंने बात बताई है कंपाइलर के बारे में, क्या कहता है कंपाइलर? इन ए कंपाइलर the source code is translated to object code successfully if it is free of error। अगर आपका कंपाइलर चल रहा है और आपके किसी भी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है तो सक्सेसफुली जो पूरा का पूरा प्रोग्राम है वो किसमें कंपाइल हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कोड में कंपाइल हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कोड में कंपाइल हो जाएगा। क्लियर है बात? दूसरा ये क्या कह रहा है कि द कंपाइलर स्पेसिफाई द एरर एट द एंड ऑफ द कंपाइलेशन। जो भी आपके प्रोग्राम में एरर रहेगी उसकी सारी डिटेल एंड ऑफ कंपाइलेशन जब कंप्लीट होने वाला होगा उस समय आपको बताई जाएगी कि इस लाइन में कुछ एरर्स है। आपको उसको क्या करना पड़ेगा? वापस से वेरीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, डिबग करना पड़ेगा, फिर ही आगे का प्रोसेस क्या हो सकता है? कंप्लीट हो सकता है विद लाइन नंबर व्हेन देयर आर एनी एरर इन द सोर्स कोड। अगर आपके किसी भी सोर्स कोड में कोई भी अगर एरर है तो कंपाइलेशन प्रोसेस के लास्ट में आपको लाइन नंबर के साथ बता दिया जाएगा कि यहां पर आपके ये एरर्स हैं। अगर उसके बाद है कि द एरर मस्ट बी रिमूव्ड। आप अगर कंपाइल करना चाहते हो तो एरर कंपलसरी है कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा बिफोर द कंपाइलर कैन सक्सेसफुली रिकंपाइल द सोर्स कोड। अगेन द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड नंबर ऑफ टाइम विदाउट ट्रांसलेटिंग इट अगेन। अच्छी बात यह है इसमें, अगर आपसे कोई पूछे कि अगर आपका एक बार प्रोग्राम क्या हो गया, कंपाइल हो गया, तो बार बार उसको कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं है। उसको आप बार बार एग्जीक्यूट कर सकते हो बट बार बार कंपाइल करने की आवश्यकता यहां पर नहीं है। अब इस वाली पूरी स्लाइड के अंदर जो मैंने 3 लाइनें लिखी हुई है, इन 3 लाइनों में से अगर आप समरी भी लिख कर आ जाते हैं पेपर के अंदर तो आपका कंपाइलर का जो भी आपका कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, इंटरप्रेटर का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप 100% इसमें सही कर सकते हैं। आपका कोई नंबर कटने की संभावना नहीं है अगर आपने इसको प्रॉपर तरीके से लिखा। शॉर्ट में अगर कहें कि सर हम क्या लिख के आए कंपाइलर के बारे में, तो बेसिक चीजें आप सबको पता है और मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं कि मैं ये मान के कि हर एक स्टूडेंट जो है वो कहीं ना कहीं छोटी चीजों में, जो चीजें आसान होती है उसमें गलती कर सकते हैं। अब यहां पर कंपाइलर के बारे में 2 चीजें मेन है। कंपाइलर क्या है? किसी भी सोर्स कोड को कंप्लीट ट्रांसलेट करता है और ये एरर अगर आपके पूरे प्रोग्राम में कहीं भी है तो लाइन नंबर के साथ आपको डिस्प्ले कर देता है। आप अगर एरर फ्री नहीं करते हैं, उनको डिबग नहीं करते हैं, एरर का रिजोल्व नहीं करते हो, तब तक आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। अगर आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है तो बार बार आपको उसको कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं है। उस प्रोग्राम को बार बार आप क्या करना चाहें, अगर आप प्रोग्राम को क्या करना चाहें, एग्जीक्यूट करना चाहें, तो नंबर ऑफ टाइम कितनी बार आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं बट बार बार कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं है। ये अगर बात करें, ये हमारी बात थी किसके बारे में? कंपाइलर के बारे में। नेक्स्ट अगर बात करें तो कंपाइलर क्या करता है? जो हमारा सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड यानी हाई लेवल लैंग्वेज में, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है वो कौन कौन सी है। पहली जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो कौन सी है? फोर्ट्रेन है। सन 1957 में बनाई गई थी, किसके द्वारा? जॉन बेकस के द्वारा। तो सोर्स कोड को कंपाइलर क्या करता है? ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में क्या करता है?
कंपाइल करने का काम करता है, कंपाइल करने का काम करता है। दूसरा अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर की वर्किंग जो है आप सब जानते हैं कि लाइन बाय लाइन क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। इसमें एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार पेपर्स में पूछा गया है, इसकी भी अपन बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कंपाइलर के बाद इंटरप्रेटर की, तो द ट्रांसलेशन ऑफ ए सिंगल स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड is done by a language processor and execute immediately before moving on the next line is called interpreter। अगर बात करें इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर जो है हमारा जो प्रोग्राम है, हम कह सकते हैं कि रन टाइम पे अगर आपने क्या करना हो, उसको एग्जीक्यूट करना हो, तो हम किसका सहारा ले सकते हैं, इंटरप्रेटर की बात कर सकते हैं। इंटरप्रेटर किसी भी प्रोग्राम को अगर क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, तो वो कैसे करता है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है, लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। इफ देयर इज एन एरर, अगर आपके किसी भी प्रोग्राम में कोई एरर है, इन द स्टेटमेंट द इंटरप्रेटर टर्मिनेट इट ट्रांसलेटिंग प्रोसेस इट दैट स्टेटमेंट एंड डिस्प्ले एन एरर मैसेज। अगर कोई आपके प्रोग्राम में एरर है तो उस समय आपका इंटरप्रेटर क्या करेगा, उस प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा और आपकी स्क्रीन पर एक क्या करेगा, एरर मैसेज शो करेगा। तो मस्ट ये है कि आपको एरर को क्या करना पड़ेगा, डिबग करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। अगर आपके प्रोग्राम में एरर है तो उसको आगे ट्रांसलेट नहीं करेगा, इंटरप्रेट नहीं करेगा। उसके बाद अगर बात करें, द इंटरप्रेटर मूव ऑन द नेक्स्ट लाइन फॉर एग्जीक्यूशन ओनली आफ्टर द रिमूवल ऑफ द एरर। अब ये जो इंटरप्रेटर है ना, नेक्स्ट लाइन में तभी जाएगा जब आपका क्या होगा, एरर फ्री लाइन होगी। लेकिन कंपाइलर में ऐसा नहीं है। कंपाइलर सभी प्रोग्राम्स को एनालिसिस करने के बाद एक साथ कंपाइल करता है और अगर जितने भी एरर होंगे वो लाइन नंबर के साथ आपको स्क्रीन पर क्या करता है, डिस्प्ले करता है। बट इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता। इंटरप्रेटर में अगर आपकी लाइन में कोई एरर है तो नेक्स्ट लाइन में तभी जाएगा जब आप उस एरर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे या उस प्रोग्राम को एरर फ्री बना देंगे। क्लियर है यहां तक बात? उसके बाद अगर बात करें, एन इंटरप्रेटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस रिटन इन प्रोग्रामिंग और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज विदाउट प्रीवियसली कन्वर्टिंग देम इनटू ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये ऐसा कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ऐसा कौन सा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो क्या करता है कि मशीन कोड में कन्वर्ट किए बगैर ही आप उसको क्या कर सकते हो, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो हमारे पास क्या होता है, इंटरप्रेटर होता है। क्या होता है, इंटरप्रेटर। तो अगर बात करें इंटरप्रेटर के बारे में, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आपको डिफरेंस अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। डेफिनेशन आपको पता चल गई कंपाइलर की और डेफिनेशन आपको पता चल गई कि इंटरप्रेटर की क्या डेफिनेशन है। यहां तक क्लियर होगी बात। अब उसके बाद अगर बात करें तो ये इंटरप्रेटर है, सोर्स कोड हमारा है, इंटरप्रेट करेगा, डायरेक्ट प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन जब आपको प्रोग्राम में कोई आउटपुट चाहिए तो हर बार आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। बट कंपाइलर में ऐसा नहीं है। अगर आपका एक बार प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है तो बार बार उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट इंटरप्रेटर में हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो एग्जीक्यूटेबल कोड या मशीन में आउटपुट है। जैसे ही आपकी लाइन क्या होगी, ट्रांसलेट होती है, तो हमारा जो कंपाइलर है वो किस में चला जाता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस पे चला जाता है, नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है। बताइए यहां तक क्लियर है सबको? तो अगर आपसे कोई पूछे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में, तो आप आसानी से लिख सकते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। उसके बाद अगर कोई डिफरेंस की बात करें, सिंगल लाइन में डिफरेंसेज अगर बात करें, तो आप जितनी मैंने बातें बताई आप डिफरेंस के रूप में भी लिख सकते हैं। तो अगर वर्सेज बात करें, कंपाइलर वर्सेज इंटरप्रेटर की बात करें, कंपाइलर वर्सेज इंटरप्रेटर की बात करें, तो अब आप कुछ चीज़ें ऐसे भी लिख सकते हैं कि हाँ सर ये कंपाइलर है और ये हमारे पास क्या है, इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर के बारे में कुछ बातें लिख सकते हैं, कंपाइलर के बारे में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर हम बढ़िया तरीके से ये चीज़ें कवर कर सकते हैं और हम याद भी रख सकते हैं, तो ये डिफरेंस जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, ये सब चीज़ें लिखिएगा। जैसी जैसी मैंने अभी आपको बातें बताई है, वो सारी की सारी बातें आप एक टेबल के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, ट्रांसलेटिंग हाई लेवल कोड इनटू मशीन कोड। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल जो कोड है उसको मशीन कोड में क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। वहीं अगर इंटरप्रेटर की बात करें, एग्जीक्यूट हाई लेवल कोड डायरेक्टली विदाउट कंपाइलिंग, यानी कि कंपाइल किए बगैर ही डायरेक्टली क्या करता है, ये क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। डायरेक्टली उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। तो कंपाइलर जो है वो कंपाइल करके एग्जीक्यूट करता है, इंटरप्रेटर डायरेक्ट क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं है। एक एक पॉइंट विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हर पॉइंट जो है आप अच्छे तरीके से समझ के जाएंगे। इसके बिहाव पर आपको क्या होगा, एक बेस मिलेगा कि हाँ चीजें हमें क्लियर हो रही है। हर एक पॉइंट पर एक क्वेश्चन है और ये जो भी मैं आपको बता रहा हूं
जो स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर कौन सी बुक को फॉलो करें, मैं आपको बता रहा हूँ आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स है, अलग अलग बोर्ड्स की बुक्स जो है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। बट कुछ चीजें ऐसी है जिसको आपको उनसे बाहर निकल कर भी सोचना पड़ेगा। मैं एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, आप भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, मैं भी उसी कंपटीशन का हिस्सा हूं, आप भी उसी कंपटीशन का हिस्सा है। मान लो 10 क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी बेस्ड हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़ा सा लेवल बदल कर आते हैं, थोड़ी सी चीजें बदल कर आते हैं। तो आप और हमें फर्क जो रहेगा वो इस बात का रहेगा कि जिसने इन बुक्स के अलावा भी कुछ एफर्ट्स किए होंगे उनके लिए बेनिफिट है। और अब आप अगर इस बैच के अंदर है तो आपको एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको सारी चीजें प्रॉपर तरीके से कवर करवा रहा हूं। तो यहां पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में हम अगर हमसे कोई पूछे कि डिफरेंसेस क्या है तो आप बता सकते हैं। दूसरा क्या है, प्रोड्यूस ए सेपरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल। बहुत अच्छा पर्सन है कि अगर अगर आप कंपाइलर का यूज करते हैं तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या बनेगी, सेपरेट फाइल बनाई जाएगी। बट कंपाइलर में ऐसा होता है, इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता है। इंटरप्रेटर की बात करें, एग्जीक्यूट कोड लाइन बाय लाइन इन रियल टाइम। अगर आपसे कोई पूछे कि रियल टाइम ट्रांसमिशन की बात करें तो हमारे पास क्या है, इंटरप्रेटर है। कौन सा है, इंटरप्रेटर। कंपाइलर में क्या होगा कि जब भी आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा तो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल .txt फाइल बन जाएगी। लेकिन इंटरप्रेटर में हमारे पास क्या है, इंटरप्रेटर में हमारे पास ऐसा नहीं है, डायरेक्ट आप किसी भी प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें फास्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन कोड, यानी कि ये बात भी ठीक है कि कंपाइलर जो है कंप्लीट करेगा तो एग्जीक्यूशन कैसा है, फास्ट है। एग्जीक्यूशन कैसा है, फास्ट है। लेकिन इंटरप्रेटर की बात करें तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन क्या हो सकता है, थोड़ा स्लो हो सकता है, क्योंकि ये कैसे ट्रांसलेट करता है, लाइन बाय लाइन का काम करता है। तो स्लोअर एग्जीक्यूशन ड्यू टू रियल टाइम इंटरप्रिटेशन। रियल टाइम इंटरप्रिटेशन की वजह से इसका जो स्पीड है ट्रांसलेशन की, इंटरप्रिटेशन की, वो कहीं ना कहीं इसकी तुलना में, कंपाइलर की तुलना में क्या रहती है, कम रहती है। कंपाइलर की तुलना में क्या है, कम है। ये बात हमें पता चली सुमित कुमार जी, जो भी ये जो आपने डाउट लिखा है, ये जो डाउट लिखा है मैं लास्ट में कवर करेंगे अपने इस पे, ठीक है। जो हिंदी लैंग्वेज की अगर बात कर रहे हैं, देखो अगर आप कंप्यूटर सब्जेक्ट से हैं, मैं किसी भी स्टूडेंट को ये गाइड नहीं करूंगा कि आप हिंदी में लिख के आइएगा। इसीलिए मैं आपके लिए 2 पीडीएफ तैयार कर रहा हूं। पहली पीडीएफ जिसमें मान लो मैंने यहाँ कुछ लिखा है, जैसे ये चीजें मान लो अपनों ने जहां भी अपनों ने कुछ बात की है, एक तो ये होगा, एक पूरा का पूरा फ्रीली रहेगी जिसके अंदर आप इन चीजों को 1-2 बार अच्छे से। और दूसरी बात ये है कि आप ये मत सोचिए कि मुझे हिंदी और इंग्लिश में प्रॉब्लम आएगी, आप ये समझिए कि कंसेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो कोई भी बात आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर बात करें तो हमने कहा कि अगर फास्टर है कौन, कंपाइलर। स्लोअर है हो सकता है कौन, इंटरप्रेट। उसके बाद हमने बात की कि अगर आपकी एरर की रिपोर्टिंग होगी वो कंपाइल टाइम पे होगी। जितनी भी एरर होगी वो कंपाइल टाइम पे बताई जाएगी कि आपके पूरे प्रोग्राम में इतने सारे क्या है, एरर है। यहां पर रन टाइम पे रिपोर्ट होती है। यहां पर कब रिपोर्ट होती है, रन टाइम पे। एक एक चीज क्लियर है कि कंपाइल टाइम पे और रन टाइम पे। कंपाइल टाइम की अगर बात करें तो आपने जैसे प्रोग्राम को कंपाइल किया, लास्ट में आपको बताया जाएगा कितने सारे आपके प्रोग्राम में एरर है, बट यहां पर रिपोर्ट होती है कब, रन टाइम में। ये हमने पहले ही बताया कि यहां पर रिक्वायर मोर मेमोरी टू कंपाइल द कोड। आपको ज्यादा स्पेस चाहिए कंपाइल करने के लिए, बट यहां पर आपको लेस मेमोरी रिक्वायर होती है, कम स्पेस चाहिए प्रोग्राम को इंटरप्रेट करने में। किसकी तुलना में कंपाइलर की तुलना के अंदर बात करें तो। अब अगर कोई आपसे पूछे द कंपाइलर की अगर बात करें तो मैंने अभी आपको बताया था कि द कंपाइलर सेव द मशीन लैंग्वेज इन फॉर्म ऑफ मशीन कोड ऑन डिस्क। हमने कहा कि अगर कंपाइलर से कंपाइल करते हैं तो हम एक EXE फाइल बनाते हैं और डिस्क पे हम क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। इन फ्यूचर जब भी आपको जरूरत है तो बार बार आपको कंपाइल करने की आवश्यकता नहीं होती। बट यहाँ इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता। द इंटरप्रेटर डज नॉट सेव द मशीन लैंग्वेज। इसको किसी प्रकार से ये मशीन लैंग्वेज में इसको सेव नहीं करता। जब जब आप इससे आउटपुट लेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात यहां पर। उसके बाद अगर बात करें, कंपाइल्ड कोड रन फास्टर देन इंटरप्रेटर। क्योंकि एक बार आपने कंपाइल कर लिया तो अगर आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो उसकी एग्जीक्यूशन स्पीड भी क्या रहती है, फास्ट रहती है। एग्जीक्यूशन स्पीड भी क्या रहती है, फास्ट रहती है। बट इंटरप्रेटर की अगर बात करें, कोड रन स्लोअर देन कंपाइलर। इंटरप्रेटर की अगर बात करें, यहां पर जो हमारे कोड्स होते हैं वो एज कंपेयर किसकी तुलना में,
कंपाइलर की तुलना में क्या रहते हैं, स्लो रहते हैं। वापस से अगर बात करनी हो तो हमारा जो कंपाइलर है ना, वो एक क्या है, एक फाइल बना देता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल है, वो हम डिस्क पर स्टोर कर सकते हैं, बट इंटरप्रेटर ऐसा नहीं कर रहा है। उसके बाद अगर बात करें एरर डिस्प्ले इन कंपाइलर आफ्टर कंपाइलिंग टुगेदर एट द करंट टाइम। यहां पर एरर डिस्प्ले की बात करें तो हमारा कंपाइलेशन टाइम के अंदर क्या होता है, एरर डिस्प्ले की जाती है। बट अगर बात करें एरर आर डिस्प्लेड इन एवरी सिंगल लाइन, हर लाइन के बाद में एरर डिस्प्ले हो जाएगी अगर एरर है तो। समझ में आ रही बात सबको। उसके बाद अगर बात करें इट डज नॉट रिक्वायर सोर्स कोड फॉर लेटर एग्जीक्यूशन। बहुत अच्छा पर्सन है कि कंपाइलर को सोर्स कोड की जरूरत नहीं है दोबारा एग्जीक्यूशन करने के लिए। एग्जीक्यूशन के लिए अपने यहां पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, किसकी, सोर्स कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपने EXE फाइल बना रखी है, तो सोर्स कोड बार बार नहीं चाहिए आपको। लेकिन इंटरप्रेटर में आपको हर बार क्या चाहिएगा, इंटरप्रेटर रिक्वायर सोर्स कोड फॉर लेटर एग्जीक्यूशन। अगर आपने कल एग्जीक्यूट करना है, किसी प्रोग्राम को रन करना है, तो आपके पास सोर्स है तो भी कर सकते हो, बट कंपाइलर से जो फाइल आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई तो आपको सोर्स कोड की यहां पर दोबारा रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है यहां तक बात। उसके अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट कोड परफॉर्मेंस की अगर परमानेंटली सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज, ये बिल्कुल अच्छी बात है कि यहां पर हमारे जो ऑब्जेक्ट कोड होते हैं, जो मशीनी भाषा में जो हम समझाने के लिए सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलते हैं, वो परमानेंटली हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बट नो ऑब्जेक्ट कोड इज सेव फॉर फर्दर यूज। अगर भविष्य में यूज के लिए अगर आप बात करें तो हमारे पास यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट कोड क्या है, सेव नहीं होता। ये बात अपने ऊपर भी कर चुके हैं। उसके बाद करें सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है किसमें, कंपाइलर में, क्योंकि आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम एनालिसिस करना है, इसलिए सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी कंपाइलर में क्या होता है, ज्यादा होता है। मेमोरी भी ज्यादा लगती है। बट इंटरप्रेटर में क्या है, केवल आपको एक लाइन, मैंने कहा कि एक बुक पढ़नी है, उसमें एरर निकालनी है, तो आप लगे एरर निकालने के लिए। अब पूरी किताब में से एरर निकालनी हो और आपको एक लाइन में से एरर निकालनी हो, इसका मतलब दिमाग तो ज्यादा लगेगा किसके अंदर, कंपाइलर के अंदर। यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू की अगर बात करें तो कंपाइलर में ज्यादा रहेगा, किसकी तुलना में, इंटरप्रेटर की तुलना में। उसके बाद अगर बात करें सीपीयू यूटिलाइजेशन के बाद, उसके बाद सी है, C++ है, C# है, ETC आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर कंपाइलर बेस्ड होती है। अगर बात करें जिस लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर बेस्ड है। रूबी की बात करें, पर्ल की बात करें, स्नोबॉल की बात करें, मैटलैब की बात करें, ये सब कौन सी लैंग्वेज है, इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर इंटरप्रेटेड बेस्ड लैंग्वेज होती है। अब अगर आपसे सिंपल शब्दों में कहिए, अब मत कहना कि सर कंपाइलर और इंटरप्रेटर पे अगर डिफरेंस आए तो हम कंटेंट को कैसे, अगर मैं इस बात को लिखता तो हो सकता है लिखने में मैं भी क्या करता कि शॉर्टकट में करता। अगर सिंपल होती कि इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने के लिए तो ये बात लास्ट क्लास तक की भी काफी थी। लेकिन अगर लिखना पड़े और अच्छा लिखना है, आपसे मैं बेहतर लिखने की कोशिश करूंगा, आप मुझसे बेहतर लिखने की कोशिश करेंगे, तो आपको ये चीजें 1 से 2 बार रिकॉल करनी पड़ेगी, अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ये अगर इस तरीके से लिख के आते हैं अपने, तो मुझे लगता है कि आपका जो मार्क्स मिलेंगे वो बेस्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि क्लियरिटी भी होनी चाहिए हर बात में, हर लाइन में क्लियरिटी होनी चाहिए कि सामने वाले को आसानी से चीजें समझ में आए। ज्यादा लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जितना भी लिखा हो, आपके सामने जितनी भी मैंने बातें लिखी हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को यह लगता होगा कि सर इस बात का मतलब क्या होता है। क्यों? क्योंकि हर बात जो है वो क्लियर है, हर बात है वो एकदम क्लियर है। यहां तक क्लियर हुई। तो मैंने अभी तक कोई भी पाइथन की बात नहीं की है, मैंने केवल और केवल ट्रांसलेटर की बात की है। ट्रांसलेटर में हमने कहा कि ये सॉफ्टवेयर होते हैं। कंपाइलर की बात करें, इंटरप्रेटर की बात करें, तो दोनों ही हमारे पास क्या है, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। असेंबलर की बात करें, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। क्यों न, जब हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर पढ़ रहे हैं तो हमें पता भी होना चाहिए कि कंपाइलर एक्चुअली में कैसे काम करता है और इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। डिफरेंस की बात करें कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में, तो कौन कौन से मेजर डिफरेंसेज हो सकते हैं वो आपके सामने है। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट किए बगैर ही उसको क्या कर देता है, एग्जीक्यूट करता है, तो हमारे पास क्या है, इंटरप्रेटर है। और ये बहुत बार पेपर में सवाल पूछा गया है। हम कहते हैं कि हाँ लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, बिल्कुल ठीक करता है, कंपाइलर कंप्लीट करता है, बट कुछ ऐसी बारीकियां हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात। अब अगर बात करें तो अब हमारे पास सबसे पहली पार्ट स्टार्ट होता है, वो पाइथन स्टार्ट होता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।
है कोई डाउट? पहली बात है, देखो मेरी कोशिश ये रहती है कि आपके डाउट न आए, और अभी हमने ऐसा कोई टॉपिक भी नहीं स्टार्ट किया है कि जिसमें आपके कुछ डाउट्स रहे। बट मेरी एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितनी आप टेंशन ये लेके बैठे हैं कि सर क्लासेज की बात करें, तो मैं लास्ट में कुछ पॉइंट्स है जिन पर अपन बात भी करेंगे। तो जितने भी साथी हैं लास्ट में क्लास की बात में ये चीज़ें सुन के भी जरूर जाइएगा, ठीक है। अब अगर बात करें पाइथन की, पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन एक क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन जो है 1991 के अंदर इसका स्टेबल रिलीज किया गया था। ग्विडो वैन रोसम नाम के एक व्यक्ति द्वारा इस पाइथन को बनाया गया था। पाइथन की सबसे अच्छी बात क्या है? कि हाई लेवल लैंग्वेज है। पाइथन के बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि पाइथन जो है वो किस प्रकार की लैंग्वेज है, तो हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसमें हमारे पास क्लास की बात कर जा सकती है, ऑब्जेक्ट की बात की जा सकती है, इनहेरिटेंस की बात की जा सकती है, इनकैप्सुलेशन की बात की जा सकती है। ये सारे फीचर्स हमारे पास किस में हो सकते हैं? पाइथन में हो सकते हैं। पाइथन जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, पाइथन ही क्यों आज फेमस है इतनी? क्योंकि पाइथन में काम करना बहुत आसान है। पाइथन में हर एक नॉर्मल से नॉर्मल व्यक्ति जिसने कभी पाइथन को नहीं पढ़ा हुआ है, वो भी आसानी से कोई प्रोग्राम बना सकता है, आसानी से पाइथन में काम कर सकता है। इवन अगर मैं सी की बात करूं, C++ की बात करूं, तो बड़ी स्ट्रिक्ट लैंग्वेज है। पाइथन में ऐसी चीजें नहीं है। पाइथन के अंदर कोड लिखना बहुत आसान है। सी लैंग्वेज में अगर आप कोई भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो आपको प्रोग्राम की स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, लेकिन पाइथन में इतना मुश्किल नहीं है। तो पाइथन एक इजी टू यूज लैंग्वेज है। पाइथन एक फ्री लैंग्वेज है। पाइथन एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। फ्री और ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप पाइथन को आसानी से इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, जो फ्री है। इसके सोर्स कोड भी पब्लिकली क्या है? फ्री है। इसमें आप कोई मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। पाइथन की अगर बात करें तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन की एक रिच लाइब्रेरी है जिसमें आपको काम करने में बहुत सुविधाएं मिलती है। पाइथन जो हमारे पास है, पाइथन जो हमारे पास है एक डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है? डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज है। सी में अगर मान लो कोई आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसका डेटा टाइप आपको बताना पड़ता है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं है। जैसी आपने वैल्यू दी वैसा ही डेटा टाइप निर्धारित होता है। तो इस प्रकार से ये लैंग्वेज है वो किस प्रकार की लैंग्वेज है? एक डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज है। डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बहुत बढ़िया भी, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अच्छा बताओ श्याम सुंदर जी, पहली पहली प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? हाँ जी, कोई भी स्टूडेंट इसका बात का जवाब दीजिएगा। हमने कहा कि पहली हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रेन 1957 में बनाई गई थी। अब बताइएगा कि पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और पहली प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी थी? कौन बताएगा? पाइथन के बारे में अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, छोटी सी हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें, पाइथन के इतिहास की बात करें, तो मैंने अभी आपको बता दिया 1991 के अंदर ग्विडो वैन रोसम नाम के एक व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी। हाँ जी, सबसे पहली अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वह सिमुला। कौन सी लैंग्वेज है? सिमुला। और प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो स्मॉल टॉक है। कौन सी है? स्मॉल टॉक है। बिल्कुल भारत, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भी। नहीं पवन जी, पवन दीक्षित जी, C++ की बात नहीं है। पहली पहली लिख लेना, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है दोस्तों, वो कौन सी है? सिमुला है। कौन सी है? सिमुला है। बट वही अगर बात करें फर्स्ट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो है स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक कौन सी है? स्मॉल टॉक। ठीक है, शिमुला, पवन दीक्षित, बहुत बढ़िया, स्मॉल टॉक। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। पाइथन की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो कुछ भी नहीं है। पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर हाई लेवल जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पज का मतलब है किसी भी तरीके से आप एप्लीकेशन बनाने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन में इसका यूज किया जाता है।
पाइथन जो बनाने वाले व्यक्ति है वो मैंने अभी आपको बताया है, ग्विडो वॉन रोसम नाम के व्यक्ति ने इसको 1991 के अंदर रिलीज किया था। और ये बातें भी पता होनी चाहिए, एक बेसिक अगर बात करें कि पाइथन किसने बनाई थी, और एनसीईआरटी बुक वगैरह में भी ये चीज़ें क्लियरली मेंशन है, तो आप आसानी से इस चीज़ को समझ सकते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, भी क्लियर यहाँ तक बात। अब अगर बात करें तो पाइथन के कुछ फीचर्स की बात करते हैं, लिस्ट बड़ी है, एक एक फीचर्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें पाइथन की बात करें तो पाइथन एक क्या है, फ्री है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा सबसे जो इंपॉर्टेंट है, पाइथन एक क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तीसरी अगर फीचर की बात करें तो पाइथन एक क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन में इजी टू कोड कर सकते हो, आसानी से कोई भी कोड पाइथन में आप बना सकते हो, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ये चाहे कि मुझे 5-4 घंटे में ही पाइथन के बारे में बहुत कुछ जानना है, तो आप आराम से समझ सकते हैं, जिसने पहले कभी नहीं पढ़ा। और वो स्टूडेंट्स जिन्होंने कभी पाइथन नहीं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है, वो बहुत जल्दी इस चीज को पकड़ सकते हैं। तो चिंता करने की कहीं भी नहीं है कि सर पाइथन है, उसको हम किस तरीके से कवर करेंगे, बहुत ही आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है। पोर्टेबल का मतलब, मैं कोई कोड लिखता हूं जो विंडो पर लिखता हूं, तो मैं अगर उसको लाइनेक्स वगैरह पे कहीं भी रन करना चाहूं तो मैं आसानी से रन कर सकता हूं। उसको हम क्या बोलते हैं, पोर्टेबल लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टेबल लैंग्वेज बोलते हैं। पाइथन एक डायनेमिकली लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज है। डायनेमिक टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि C++ वगैरह में अगर आपने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया तो उसका डेटा टाइप आपको मेंशन करना पड़ता है, लेकिन पाइथन में डायनेमिकली हम उसको क्या करें, जैसे ही हमारा क्या है प्रोग्राम जब रन होगा उस समय निर्धारित हो जाएगा। लेकिन आपको C++ में ये फैसिलिटीज नहीं मिलती है। पाइथन एक क्या है, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन GUI बेस्ड जो एप्लीकेशन वगैरह है उसके लिए बेस्ट एक एप्लीकेशन, या हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं। और पाइथन की जो लाइब्रेरी है वो एक रिच लाइब्रेरी है, यानी कि इसमें बहुत सारी फैसिलिटी है जो आपको अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं है। एक डेवलपर के लिए यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज आप बोल सकते हो, डेवलपर के लिए एक यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज बोल सकते हो, वो कौन सी है, पाइथन है। कौन सी है, पाइथन है। क्लियर यहाँ पर। और पाइथन जो है वो एक इंटीग्रेटेड लैंग्वेज है, इजी टू इंटीग्रेट कर सकते हो आप। मान लो पाइथन के प्रोग्राम को किसी दूसरी प्रोग्रामिंग भाषा के साथ अगर इंटीग्रेट करना चाहते हो तो भी आप आसानी से कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स की बात करते हैं, एक बार नजर डालते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि फ्री एंड ओपन सोर्स लैंग्वेज की बात करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करता है, हाई लेवल है, इजी टू कोड कर सकते हो, पाइथन पोर्टेबल लैंग्वेज है। पाइथन इज इंटीग्रेटेड लैंग्वेज की बात करें, डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, GUI प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, और लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भी पाइथन क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, कोई प्लेटफॉर्म का नहीं है, पोर्टेबल लैंग्वेज है। कैसी लैंग्वेज है, पोर्टेबल लैंग्वेज है। क्या सर ये ठीक है? अगर अगर सिंपल बात होती, सीधा सीधा सवाल आता तो हम बता देते, बट हमारे पास अगर यही सवाल आए फीचर्स में लिखने के कि कुछ पाइथन के फीचर के बारे में लिखो, हाँ जी बहुत बढ़िया, भी पवन बहुत शानदार, GUI है, डायनेमिक टाइप की लैंग्वेज है, बहुत बढ़िया पवन, बहुत शानदार। देखो चीजें ऐसे ही, देखो कोशिश, अब मान लो जो स्टूडेंट बैठे हैं कुछ कमेंट में लिख रहे हैं, कुछ नहीं भी लिख रहे, लिखेंगे चीजें याद होगी, लिखेंगे तो चीजें याद होगी। लिखना पड़ेगा, पड़ेगा क्योंकि लिखा हुआ भी होगा और कुछ लिखना भी पड़ेगा। हाँ जी, इंटीग्रेटेड ऑल्सो लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, बहुत बढ़िया पॉइंट। अब अगर बात करें तो जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनको अगर लिखना भी पड़े तो आपके लिए ये मुश्किल न हो। सबसे पहले अगर बात करें, फ्री एंड ओपन सोर्स दो अलग अलग शब्द है। फ्री का मतलब है आप इंटरनेट से इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, पाइथन की जो वेबसाइट है उससे डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन सोर्स का मतलब है इसका जो सोर्स कोड है वो भी पब्लिकली क्या है, फ्री में अवेलेबल है। तो एक हमारे पास क्या है, फ्री है, और दूसरा क्या है, ओपन सोर्स है। अब ओपन सोर्स की बात करें तो आपके पूरे सिलेबस के अंदर बहुत सारी बात जिक्र भी आएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से ओपन सोर्स है, कौन से सॉफ्टवेयर जो ओपन सोर्स है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका नाम है पाइथन, वो भी एक ऐसी लैंग्वेज है, ओपन सोर्स है। पाइथन लैंग्वेज इज फ्रीली अवेलेबल, आपको पैसे नहीं लगाने पाइथन लैंग्वेज में कोई अगर कोई काम करना है। दूसरा अगर बात करें ओपन सोर्स, दिस मीन दैट सोर्स कोड इज ऑल्सो अवेलेबल टू द पब्लिक, पब्लिकली आप इसके सोर्स कोड को भी क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन फ्री भी है, ओपन सोर्स भी है। इन दोनों शब्दों को अलग अलग भी लिख कर आ सकते हो और एक शब्द में भी लिख सकते हो। फ्री का मतलब है कि आपको पैसे नहीं देने पड़ते, ओपन सोर्स का मतलब इसका जो सोर्स कोड है, मेन कोड है, वो भी आपको फ्रीली पब्लिकली उपलब्ध हो सकता है। दूसरा जो हमारे पास एडवांटेज है इसका, वो क्या है,
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर बात करें वन ऑफ द की फीचर ऑफ पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर में अगर बात करें पाइथन कैसी लैंग्वेज है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहां पर एवरीथिंग जिसको हम क्या मानेंगे? ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेंगे। पाइथन सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसेप्ट, क्लास की बात करें, ऑब्जेक्ट की बात करें, इनकैप्सुलेशन की बात करें, ये पॉइंट अपने आगे डिस्कस करेंगे। क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। हाँ जी, फ्रीली अवेलेबल है। उसके बाद अगर बात करें तो पाइथन क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब कोई प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं है, प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं है, किसी आर्किटेक्चर पर डिपेंड नहीं है। आर्किटेक्चर को याद रखना इसके लिए जरूरी नहीं है। जैसे ही हमारा कंप्यूटर का आर्किटेक्चर बदलता है तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जो लो लेवल है, आर्किटेक्चर को सपोर्ट नहीं करती दूसरे को, बट पाइथन कैसी है? पाइथन कैसी है? हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। व्हेन वी राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन वी डू नॉट नीड टू रिमेंबर द सिस्टम आर्किटेक्चर। किसी भी सिस्टम के आर्किटेक्चर को याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो कोई प्रोसेसर है, प्रोसेसर की अगर बात करें तो किसी प्रोसेसर का आर्किटेक्चर किसी प्रकार का है, किसी दूसरे प्रोसेसर का आर्किटेक्चर किसी प्रकार का है। अगर कोई लो लेवल लैंग्वेज है तो आर्किटेक्चर बेस्ड होती है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? लो लेवल बोलते हैं। लेकिन पाइथन जो लैंग्वेज है हमारी वो कैसी है? हाई लेवल। नोर डू वी नीड टू मैनेज द मेमोरी। तो हमारे पास पाइथन जो है एक किस प्रकार की लैंग्वेज है? हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज का सिंपल सा मतलब है हार्डवेयर पर डिपेंड नहीं करती, हार्डवेयर पर डिपेंड नहीं करती, आर्किटेक्चर पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन अगर लो लेवल लैंग्वेज होगी तो हमारे सिस्टम के आर्किटेक्चर पर डिपेंड होती है। वो लैंग्वेज जो हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। वो लैंग्वेज हार्डवेयर पर डिपेंड होती है वो सब लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। ठीक है, क्लियर होगी बात। उसके बाद अगर बात करें इजी टू कोड, पाइथन में कोड करना आसान है। देखेंगे कितना आसान है, जब कोड करेंगे तब पता चलेगा। बट पाइथन आसान है, बट पाइथन आसान है, सच में आसान है। पाइथन आसान है। पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन इज वेरी इजी टू लर्न द लैंग्वेज एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज। सी है, सी प्लस प्लस है, सी शार्प है, जावा है, इनकी तुलना में तो पाइथन बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान। अगर तुलना में अगर बात करें तो भी बहुत आसान है। तो ये सोच लो कि अगर मैं आपको पाइथन पढ़ा सकता हूं ना तो कोई भी पाइथन पढ़ सकता है। इतनी आसान है, इतनी आसान है। क्योंकि पाइथन मुझे आती नहीं है लेकिन फिर भी इतनी आसान है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है, पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें बहुत ज्यादा कचरा नहीं है, बहुत ही सिंपल इजी है। इसलिए मैं इसको अगर एक और नाम देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं कि डेवलपर्स की फेवरेट लैंग्वेज है पाइथन। यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज, जिसको अपन यूजर फ्रेंडली जो प्रोग्राम्स होते हैं, सिस्टम्स जो होते हैं, जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं, तो ये डेवलपर फ्रेंडली लैंग्वेज है, जिसको हम क्या कहते हैं? पाइथन कहते हैं। हाँ देखो, नोट्स बनाने की अगर बात करें नीतू, तो नोट्स बनाने की ना बनाओ और बनाओ। नोट्स बनाओगे ना, देखो मैंने ना बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर आप ना सब्जेक्टिव के हिसाब से नोट्स नहीं दे रहे। किसके हिसाब से? सब्जेक्टिव के हिसाब से। तो भाई मैं सिर्फ, मेरा काम यहाँ तक था कि मैंने अगर मान लो सब ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सिंपल बात थी कि ये फीचर्स होते हैं। बट आज मान लो कुछ लिखना पड़े कि फ्री और ओपन सोर्स, सीधा लिख के आओगे इतना तो एक आपको नंबर मिलेगा, और अगर आप फीचर के बारे में एक एक अगर लाइन लिख के आओगे तो आपको नंबर। इससे बेहतर कोई क्लियरिटी हो नहीं सकती फ्री और ओपन सोर्स को बताने के लिए। इससे बेहतर कोई क्लियरिटी हो नहीं सकती जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को डिफाइन करता हो। क्लियर है बात यहां पर? तो ये चीजें होती है जो आपको करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। हाँ, यूजर फ्रेंडली है, इजी टू कोड है। हाँ, बेस्ट की बात नहीं कर सकते, बेस्ट की बात नहीं कर सकती। जावा जावा अपने लेवल की लैंग्वेज है, पाइथन बट इजी की बात कर सकते हैं। किसी भी भाषा को हम इस लेवल पर, हिंदी बेस्ड, इंग्लिश बेस्ड, बताओ। हाँ, विशेष ध्यान रखना, किसी भी लैंग्वेज का चयन इस बात पे नहीं किया जा सकता कि बेस्ट कौन है। मैं ये कहता हूं कि डिमांड क्या है, कि डिमांड क्या है। समझ रहे हो बात है? कि अगर कोई आपको ये बोले कि बेस्ट लैंग्वेज कौन सी है, तो इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं है कि बेस्ट का मतलब कि जावा का कंपैरिजन पाइथन से, सी का कंपैरिजन पाइथन से हम इस लेवल पे नहीं कर सकते। बट एज ए पर्पज डेवलपर की बात करें, यूज की बात करें, तो हमारे पास क्या है? आसान है। वो हमारे पास क्या है? आसान है। क्लियर होगी बात यहां पर? तो लैंग्वेज में ये कंपैरिजन नहीं है कि हिंदी अच्छी कि इंग्लिश अच्छी है, ठीक है? बट
फीचर्स की अगर बात करें, मैं सीखना चाह रहा हूं हिंदी भी, सीखना चाह रहा हूं इंग्लिश भी, मुझे काम करना है इंग्लिश में, तो मैं तय करूंगा कि इंग्लिश मुझे आसान लग रही है या हिंदी मुझे आसान लग रही है। बट बेस्ट क्या है ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो मान लो मैं हिंदी से हूं तो हिंदी सीखना मेरे लिए आसान हो सकता है, कोई बैकग्राउंड जिसका इंग्लिश है तो उसके लिए इंग्लिश क्या हो सकती है, आसान हो सकती है, इसलिए इसको इजी टू कोड कहते हैं, इसलिए हमें इसको इजी टू कोड कहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जावा 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 की और पाइथन का कंपैरिजन इस लेवल पे हम नहीं कर सकते कि हाँ बेस्ट कौन सा है, और इस प्रकार का कोई कंपैरिजन भी नहीं है, क्योंकि जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन भी एक क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ सी और पाइथन में हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि सी एक क्या है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहाँ प्रोसीजर जो है वहां पर फंक्शंस वगैरह में हम काम करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सारा काम मॉड्यूल्स में होता है, ऑब्जेक्ट में होता है, ठीक है। अब अगर बात करें हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू कोड की, पाइथन इज ए पोर्टेबल लैंग्वेज, ये मैंने अभी आपको बताया कि पाइथन क्या है, एक पोर्टेबल लैंग्वेज। पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब है अगर आपने इसका कोई कोड बनाया है, विंडो बेस पे बनाया है, विंडो पे आपने काम किया है, और उसको अगर लाइनक्स पे रन करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है, ये हाई लेवल लैंग्वेज है, किसी आर्किटेक्चर पर डिपेंड नहीं करती है, इसलिए इसको हम पोर्टेबल लैंग्वेज भी कह सकते हैं। बट ये टेक्निकली जो टर्म्स है ना, इसको अच्छे तरीके से याद रखना कि कहीं भूल जाए कि पोर्टेबल का मतलब क्या होता है। पाइथन लैंग्वेज इज ऑल्सो ए पोर्टेबल लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव ए पाइथन कोड फॉर विंडो, हमारे पास एक पाइथन का कोड है विंडो के अंदर, एंड इफ वी वांट टू रन दिस कोड ऑन अदर प्लेटफॉर्म सच एज लाइनक्स है, यूनिक्स एंड मैक है, देन वी डू नॉट नीड टू चेंज इट, वी कैन रन दिस कोड ऑन एनी प्लेटफॉर्म। इसको हम बोलते हैं पोर्टेबल। तो पोर्टेबल का मतलब पाइथन के कोड को हम किसी भी प्लेटफॉर्म, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। बेस्ट ये हो सकता है कि आर्किटेक्चर डिपेंड नहीं है, आर्किटेक्चर पर डिपेंड नहीं है, इसलिए हम इसको पाइथन को पोर्टेबल लैंग्वेज कहते हैं। और जो लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है वो हमारे पास पोर्टेबल की कैटेगरी में आती है, कि उनमें ये आर्किटेक्चर की समस्या नहीं आती है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, पाइथन इज एन इंटीग्रेटेड लैंग्वेज। इंटीग्रेटेड का मतलब है इसके कोड को अगर किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ इंटीग्रेट करना हो। मैं एक व्यक्ति हूं जो उन लोगों के साथ जाना पड़ रहा है मुझे एक दिन के लिए, मैं उनके साथ एडजस्ट नहीं कर रहा, तो मैं इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा, लेकिन मैंने कहा कि हाँ ठीक है, आपका सोचने का तरीका अलग हो सकता है, आपका काम करने का तरीका अलग हो सकता है, मेरा तरीका अलग हो सकता है, बट मैं आपके साथ एडजस्ट कर सकता हूं, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड। पाइथन इज ऑल्सो एन इंटीग्रेटेड लैंग्वेज बिकॉज वी कैन इजिली इंटीग्रेट पाइथन विद अदर लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, इसके साथ आप इंटीग्रेट कर सकते हो। तो सिंपल सी बात है, एडजस्टमेंट है। क्या है? एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं कर रहे हो क्या? कर ही रहे हो ना सारे के सारे एडजस्ट, कि सर इतनी सर्दी है, बस जब भी बिस्तर में जाते हैं नींद आती है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कि पढ़ लेते हैं ना, तो हम परिस्थितियों के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, परिस्थितियों के हिसाब से इंटीग्रेट कर रहे हैं ना। ऐसे ही पाइथन जो है वो किसी दूसरी लैंग्वेज के साथ आसानी से क्या हो सकती है, इंटीग्रेट हो सकती है। उसके बाद अगर बात करें, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ये मैंने अब आपको बता दिया है, इंटरप्रेटर के बारे में सब हमने बात की है। पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज बिकॉज पाइथन कोड इज एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन एट ए टाइम। पाइथन के कोड एक समय में लाइन बाय लाइन क्या करते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं। लाइन बाय लाइन क्या होते हैं, एग्जीक्यूट किए जाते हैं, इसलिए पाइथन एक कैसी लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। देखो सच ये है दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आप यहां इस साइड आए हैं मेरी साइड पढ़ने के लिए, बट मैं आपको एक चीज कहूंगा कि किसी भी क्लास के अंदर बताई गई बातें और अगर आपके पेपर का हिस्सा बनती है और फिर आप वहां पर ये सोचते हो कि इसका मतलब क्या है, तो फिर उससे हटकर आप कुछ गलत नहीं कर सकते। भले कोई चीज कम पढ़ लेना एक, बट जो भी पढ़ो ना अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। हर बात का मतलब अगर दिमाग में है ना, तभी आप वहां पर उकेर सकते हो, वहां पर लिख सकते हो। अगर बात का मतलब दिमाग में नहीं है ना, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। डायनेमिक टाइप लैंग्वेज है पाइथन। कैसी लैंग्वेज है? एक स्टैटिक लैंग्वेज की नहीं है। किस प्रकार की लैंग्वेज है? डायनेमिक टाइप की एक लैंग्वेज है। पाइथन इज डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। दैट मीन द टाइप, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर है, डबल है, लॉन्ग है, etc फॉर ए वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एट ए रन टाइम नॉट इन एडवांस। यानी कि जैसे सी में है, हमने कहा इंट ए की बात करें ना, सी के अंदर अगर बात करें
तो हमने कहा इंट ए, तो हमने इसका डेटा टाइप पहले बताया है ना, इसका डेटा टाइप हमने पहले बताया है। बट यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि आपने वैल्यू क्या लिखी है। जैसे मान लो मैंने A10 लिखा है, तो इसका मतलब ये जो 10 है इसका रन टाइम पे डिसाइड होगा कि इंटीजर है, फ्लोट है, किस टाइप का है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायनेमिकली लैंग्वेज बोलते हैं। एडवांस बिकॉज ऑफ दिस फीचर वी डोंट नॉट नीड स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल, कि हमें वेरिएबल का टाइप डिफाइन करने की आवश्यकता पहले नहीं है, पहले नहीं है, बिल्कुल पहले नहीं है। उसके बाद अगर बात करें, तो ये हमारे पास फीचर थे पाइथन के बारे में। यहां तक बताओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जितने भी साथी इस क्लास को यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये बैच EMRS के लिए Tier 2 के लिए मैंने लाइव स्टार्ट कर रखा है, और इसमें बहुत सारा कंटेंट आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल रहा है। जैसे DBMS की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बात करें, कुछ टॉपिक्स जैसे लाइव रहेंगे, जैसे SQL की बात करें, पाइथन की बात करें, पाइथन हो जाएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वाला जो हमारा पार्ट है। और कुछ जैसे आपके टॉपिक है, बिग डेटा की बात करें, क्लाउड की बात करें, है ना, ये जो है मशीन लर्निंग की बात करें, ठीक है, ये जो टॉपिक्स है मैं आपको लाइव में करवाऊंगा। हाँ, वन रन टाइम में। बताओ भी, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी को भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, ओके, थैंक यू।